सवाल के साथ फात शहबाज खान। सानेहा, ईरान जो है वो अपने साथ बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और अभी तक तो वो कह रहे हैं कि ये मौसम की ख़राबी है, लेकिन रशिया की तरफ से ऐसे सियासतदान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना जो प्यूटन के बहुत करीबी समझे जाते हैं या प्यूटन नवाज समझे जाते हैं कि हम तहकीकात और ये शुकूक शबाहत का इजहार करना, फिर बीबीसी की तरफ से भी एक मजमून आया, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड की जानिब से, ख़ास तौर पर यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इसको बिल्कुल किसी और तरीके से ट्रीट करना, ये बड़े अहम तरीन मौज़ूआत हैं। और ख़ास तौर पर इस वैक्यूम के बाद ईरान कहाँ खड़ा है, हाई लेवल का प्रोब कैसे होगा, और 3 हेलीकॉप्टर अगर जा रहे हैं तो एक स्लिप हो गया तो 2 कैसे चले गए, अपने सदर को वहाँ छोड़ के तो कैसे निकल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीन ये सवालात हैं और इस पर आपको पता भी है कि रशिया ने प्रोब का कहा है, टर्की ने कहा है, और इसको तैयारे के इसके हेलीकॉप्टर के मलबे को जब ये जांच रहे थे, वहाँ तक पहुँच रहे थे, 7 बजे ये हादसा हुआ और अगली सुबह 7 बजे ये पहुँचे, 12 घंटे के अंदर। और सबसे बढ़कर ये है कि इसकी ड्रोनिंग करते हुए तुर्की ने भी इसका हेल्प किया, फिर यूरोपीय यूनियन से किया कि मैपिंग सारी, और ये सारा सिलसिला। पैनल हमारे साथ बड़ा मोतबर अनीक नाजी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुपरस्टार पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया अनीक भाई आपका। सलमान आबिद भाई सीनियर एनालिस्ट हैं, शोज़ब अस्करी नौजवान हैं, बड़े ज़बरदस्त और हमारे साथ बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, मौलम भी हैं, पढ़ाते हैं। अनीक भाई, मैं आपकी इजाज़त से सलमान भाई से अगर जी बिस्मिल्लाह प्लीज। उसकी वजह यह है कि फिर मुझे आप डांट ना दें। नहीं आपको मैं इस वजह मुझे क्यों शर्मिंदा कर। भाईजान बताइए अपना सलमान भाई, ये कहाँ खड़ा है इस वक्त सबसे बढ़कर, ईरान किधर खड़ा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई जिसे कहते हैं गैर मामूली वाक़या है और बहुत जिसे कहते हैं एक अहमियत का हामिल है ये जो वाक़या हुआ है, और इसने यकीनी तौर पे आप देखिएगा कि इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। उसकी एक वजह है, अगरचे आपने कहा कि इसको अभी इब्तदाई तौर पे कहा गया कि एक हादसा है, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू और जिस किस्म के सवालात इसके अंदर से इंटरनेशनल मीडिया में उभर रहे हैं, उसके अंदर से एक ताने बाने जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या ग्रे एरिया है जिसकी वजह से ये वाक़या रोनुमा हुआ है। ठीक। फिर इसमें आपको याद है कि ईरान अमेरिका ताल्लुकात, फिर इसमें जो खलीज ममालिक की जो पॉलिटिक्स है, सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना एक जिसे कहते हैं ना उभर के सामने आ रही हैं। अब अगर ये हादसा है तो फिर तो चलें मान लेते हैं कि एक हादसा हुआ, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर इस हादसे के ताने बानों में कहीं कॉन्स्पायरेसी जुड़ी हुई है तो फिर इसका मतलब है ये मामला इतनी आसानी से दबेगा नहीं, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आप देखिएगा कि वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, खलीज की पॉलिटिक्स में भी, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में भी, और फिर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी क्योंकि इब्तदाई तौर पर है इसलिए हतमी बात तो कोई नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से ममालिक ने ये मुतालबा किया है कि इसको प्रोब किया जाए, और ये प्रोब का मुतालबा जो है वो आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको महज एक हादसा समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए अभी हमें इब्तदाई इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके अभी हम ये कह रहे हैं कि एक हादसा है, लेकिन मुझे लगता यह है कि इसके अंदर जब प्रोब होगा और बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जनरेट होंगी तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में या सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं। इसमें सऊदी अरब है, इसमें ईरान ताल्लुकात हैं, इसमें अमेरिका के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और दीगर खलीजी ममालिक हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत गैर मामूली है और ये ना होता तो बहुत बेहतर होता। ठीक है अनीक साहब, मुझे जानना आपसे ये है कि ये अब मामला ईरान के गिर्द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसके मैं तो आपसे फरमाइश करने लगा था कि अस्करी साहब को पहले करते, मैं उनको सुनना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा आउटलाइन आप ड्रॉ कर दें, फिर वो थोड़ा बहुत उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरानी सदर का ऑफिशियल रिपोर्ट जब तक हमारे सामने नहीं आती ईरान की तरफ से, तब तक तो ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है ये क़यास आराई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मगरिब जो है या वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न प्रेस जो है वो इस वाक़े को अपने पर्सपेक्टिव में देख रहा है, और उनके पर्सपेक्टिव में ईरान इज़ नेक्सस ऑफ ईवल। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है, अच्छा अब ऑफिशियल रिपोर्ट और सच्चाई कुछ भी हो वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी। उसकी वजह ये है कि उस पूरे खित्ते में प्रॉक्सी वॉर लड़ती हुई जो भी ताकतें हैं वो उन ताकतें अपने इस हादसे को अपने मफाद में इस्तेमाल ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया भर में बैठे हुए इसराइली बेशुमार अकाउंट्स हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं या प्रो इसराइल ज़ायनिस्ट,
वो ना सिर्फ ये कि इस हादसे की यानी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, बल्कि ढोल बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी का कमाल है। सो अभी से फ़ायदा उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि ईरान में ये पहली दफ़ा नहीं, आपके इल्म में है कि 1981 में भी एक दफ़ा वहाँ पे एक वज़ीर आज़म के उनके दफ्तर में बम हुआ, जिसमें उनका सदर जो है, सदर वज़ीर आज़म दोनों ही उनके जो है वो। अच्छा, तीसरी बात ईरान के बारे में ये भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ईरान के अपने अंदर, यानी ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है या जो ग्रोह ईरान पर हुकूमत कर रहा है, ये कोई यानी पुरअमन तरीके से लोगों ने इंतखाब नहीं इनका किया था। ये एक इनकलाब के ज़रिए आए थे 79 में, जब इन्होंने ईरान पर कब्ज़ा किया था। जी। और इन लोगों की एक अपनी फ़हम है दीन का और शरीयत का, और उस फ़हम के मुताबिक इन्होंने वो कवानीन बनाकर लोगों पर नाफिज कर रखे हैं। अच्छा, पिछले 2 साल में ईरान में बहुत बेचैनी जो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका इजहार हुआ, एक्सेलरेट हो गई, मुजाहरे हुए, और ईरानी हुकूमत ने जो इस वक्त है उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको कुचला था। ठीक है, लेकिन वो एंगर वहाँ मौजूद है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हादसा हुआ है, क्या ये ईरान के अंदर जो लोग तंग हैं उस जबर से जो उन पर है, क्या ये उन वहाँ से भी कोई शिरकत हो सकती है या नहीं? मतलब ये भी अभी इंटरनल भी आप कह रहे हैं कि बीच में बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि तमाम ताकतें जो उस वक्त जंग में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, वो इस वाक़े को अपनी बड़ाई के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी, गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगी, शोर मचेगा। बहरहाल इनका जो इनके दौर में जो बड़ा वाक़या हुआ वो सऊदी अरब से ईरान के एक सफारती ताल्लुकात की बहाली थी। लेकिन जो ईरान में ओवरऑल ग्रुप जो रूल कर रहा है, ये अगर आप देखें तो ये कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप, जिस वक्त वो उसने जनरल वो उनको कासिम सुलेमानी गालिबन उसका नाम था, जिसको इराक में निशाना बनाया था ट्रंप के, ड्रोन हिट हुआ, वो उस वक्त से लेके अब तक ईरानी हुकूमत जो है, वो ये गिरोह जो हुकूमत कर रहा है, ये बहुत सख्त दबाव में है अपने लोगों के सामने। बहुत पाकिस्तान पर जो अटैक था वो भी उसी की फ्रस्ट्रेशन का इजहार था, और ऊपर से अब प्रेसिडेंट का भी ये हो गया। सो अब देखना ये होगा कि ईरान की इंटरनल डायनेमिक्स क्या शक्ल अख्तियार कर, और इसे वो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो बेसिकली किस रुख में लेके जाते हैं। क्योंकि आपका बेसिक थीम ये था जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अगर तो ये प्योरली प्रोब हो तो फिर तो क्या सराइयाँ चले ही ना आगे, फिर तो हतमी रिपोर्टिंग हो जाए। असल जो बात आप फरमा रहे हैं। शोजब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या व्यू है और आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा मामला है और ईरान इस वक्त कहाँ खड़ा है? बहुत शुक्रिया फौज भाई और बाकी तमाम रिस्पेक्टेड पैनल। मैं वैसे ये तालिब इल्म पिछले चंद साल से मुसलसल मशरिक़ वस्ता को पढ़ रहा हूँ, और ख़ास तौर पर जब से ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो मज़ाहमत का महवर है, जिसमें एक तरफ यमन के हौसी हैं, दूसरी तरफ ईरानी पास्तान इनकलाब गार्ड है, इराक में अल-हश्द शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, सीरिया में बशार अल-असद की हुकूमत, और लबनान में हिजबुल्ला। ये तमाम रियासती और गैर रियासती अनासिर साल 2014-15 से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मशरिक़ वस्ता में एंगेज किए हुए हैं। हमें ये देखना है कि ईरानी रियासत का इस सारी एंगेजमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव जाहिर है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में एक इतनी ताकतवर रियासत के तौर पर सामने आए कि ख़ित्ते के दीगर मुस्लिम ममालिक अपने मसाइल के हल के लिए ईरान की तरफ देखें। रियासती सतह पर, जहाँ तक समाजी या मुआशरती सतह पर सूरत हाल है, तो ईरान इनकलाब के बाद पूरी दुनिया के शियों को ये बावर कराने में कामयाब रहा है कि देखिए, आपके जितने भी मसाइल हैं उसके हल के लिए आप हमारी तरफ देखें। वो चाहे पाकिस्तान के अहले तशी हों या इंडिया के अहले तशी हों, लबनान के हों, यमन के हों, और बहरीन के हों, और इराक़ के हों, वो जितने भी अहले तशी हैं वो ईरान की तरफ देखते हैं कि ईरान मज़लूमों का हामी है और हमारी मदद करेगा। 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल की जंग के बाद हिजबुल्ला की पॉपुलैरिटी बढ़ी, और अरब मुआशरों में ख़ास तौर पर सुन्नी पॉपुलेशन में ईरान और हिजबुल्ला की जो एक शोहरत थी वो बहुत अच्छी हो गई। उस शोहरत को ख़राब किया फिर शाम की खाना जंगी ने। और अब जब ये 7 अक्टूबर के बाद हमास और इसराइल का मामला शुरू हुआ है, और जिस तरह हमास के उस, मैं तो कहूँगा, एक बहादुराना इक़दाम और हमले की वजह से सारी दुनिया जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता जो इसराइल की तरफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप को देख रही थी, वो सारा सिलसिला एक दफ़ा पास हो गया है। तो जो स्ट्रेटेजिक कामयाबी हमास ने इसराइल पर हमला करके हासिल की है, अब मसला फ़लस्तीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अभी ICC ने इसराइल की रियासत और उसके वज़रा के ख़िलाफ़ वारंट जो हैं वो जारी किए हैं।
और हमास के लीडर के खिलाफ बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। हमास के लिए हमास को दहशतगर्द अमेरिका कहता है, हमास को दहशतगर्द यूरोपियन यूनियन कहता है, हमास को एक स्टेट एंटिटी के तौर पर वो तस्लीम नहीं करते। तो अगर हमास के याह्या सिनवार या हमास के दीगर अकाबरीन को दहशतगर्द आईसीसी ने कहा है, उससे हमास के लोग ट्रैवल नहीं करते, यूरोप किसी ऑफिशियल विजिट पर नहीं जा रहे होते या अमेरिका किसी ऑफिशियल विजिट पर नहीं जा रहे होते। लेकिन यूरोपियन यूनियन के वो ममालिक जो आईसीसी के सिग्नेटरी हैं, उनके लिए ये बड़ा प्रेशर होगा कि इसराइल के किसी डेलीगेशन को रिसीव करें इस हाल में कि आईसीसी ने उनके खिलाफ वारंट इशू किए हुए हैं। मतलब दिलचस्प बात यह है कि पुतिन और नेतन्याहू इस वक्त दुनिया में दो ऐसे सरबराहान मुमलिकत हैं जिनके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से वारंट जारी हो चुके। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऑब्जेक्टिव ईरानी इस्लामी रियासत का फ़लस्तीन की आज़ादी और मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर बहरीन और इराक़ और लबनान, जहाँ जहाँ शिया आबादियाँ हैं, वहाँ ऐसी हुकूमतों का क़याम जो प्रो ईरान हो, जो अपनी थिंकिंग में, अपनी पॉलिटिक्स में ईरानियन निज़ाम विलायत फ़क़ीह की तरफ रहनुमाई के लिए देखती हूँ। तो ये इतना बड़ा मकसद है। इस मकसद के हुसूल में अगर कासिम सुलेमानी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए या डॉक्टर मोहसिन फ़खरेज़ादा ईरान के इसराइल के हमले में मारे गए, ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं। और खुदा न खास्ता अगर ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा की मौत में भी इसी तरह किसी इसराइल का या अमेरिका का हाथ होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी रियासत के रवैये में और ईरानी सिस्टम में ऐसा डेंट आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, मैं इस पे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि हमें इस इम्कान को हरगिज यानी रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जिक्र करना चाहिए एक्सक्यूज मी, कि वो एक जेन्युइन हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर तबाह होते हैं मौसम की खराबी की वजह से, यानी एयर ट्रैफिक में प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे यहाँ तो बड़ी यानी एबटाबाद में एक ऑपरेशन हुआ था, 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर आए थे, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर, वापस एक ही गया था, एक तबाह हो गया। तो उसको नीचे से किसी ने मतलब पत्थर ईंटें तो नहीं मारी होंगी ना। तो हमें ये भी मतलब मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल अपने सामने रखें कि ये एक जेन्युइन हादसा भी हो सकता है। जेन्युइन हादसा हो सकता है। नहीं, एक बात और भी है, एक बात आप शोधो साहब, एक बात हेलीकॉप्टर 62 का बना हुआ है, 50-60 साल पुराना, फिर जिस इलाके से गुजर रहा है वहाँ बारिश हो रही है, वो बर्फबारी हो रही है, धुंध है, विजिबिलिटी जीरो है, इतनी जीरो है कि वो फिर सैटेलाइट ऑन करवा कर और तुर्की के ड्रोन से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो अनीक साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 100% हादसा भी हो सकता है। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको याद है हमारे एक एयर चीफ थे, मुसैफ मेरे एयर चीफ थे, एयर फोर्स के चीफ थे, हादसा पेश आ गया। तो इट कैन। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपका क्या तजर्बा कहता है कि कितना टाइम लग सकता है कि कोई ऐसी बात जो इसमें अछूती हो या जो पुरस्कारियत को जन्म ज़्यादा दे, वो इन्वेस्टिगेट होते होते आप कहते हैं ग्राउंड पे आ जाए, ज़रा सरफेस हो जाए, इस तरह का कोई चांस अगर कोई है भी? जैसे कि अनिक भाई कह रहे हैं कि ये तो जेन्युइन अभी ईरान की रियासत भी तो यही तस्लीम कर रही है ना। डिपेंड करता है ना कि हम इन्वेस्टिगेशन में कितने संजीदा हैं और क्या वाकई हम इन्वेस्टिगेट करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक महज एक रस्मी कार्रवाई होगी तो उसका नतीजा कुछ और होगा, और अगर आप सही प्रॉपर तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसका नतीजा शायद कुछ और भी होगा। और जैसे अनीक नाजी ने भी कहा, शोज़ब ने भी कहा कि वो हादसा भी हो सकता है और वो हादसे के अंदर एक कॉन्स्पायरेसी भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है ना। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो प्रोबिंग है ये कितने अरसे में शुरू होती है, कौन लोग इसको प्रॉब करते हैं और फिर उसमें से वो क्या नतीजा निकालते हैं। और फिर ख़ास तौर पे देखिए ना, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें निकालनी होती हैं, यानी वो बताएगा कि ये वो वाक़यात हैं या ये वो चीज़ें हैं या जो जिनकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये काम हुआ है। अब वो एविडेंस क्या होंगे, किस तरीके से आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम इसको, ये बिल्कुल ठीक अनीक ने कहा है कि इनिशियली एक वाकया हुआ है, इसको एक हादसा समझा गया है, लेकिन अगर कुछ लोग इसको हादसे के साथ किसी और तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन में करें, इंतजार करेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि खुद ईरान जो है वो उसके ऊपर क्या बिहेव करता है, कैसे इसको लेके चलता है। उनकी मुझे एक बात जिसका हम यानी जिक्र करना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में करना पड़ता है, वो ये है कि ईरानी अवाम, बहुत से लोग हैं अमेरिका से लेके जापान तक जो खुशियां मना रहे हैं। हाँ, यमनी में मैंने देखा, बात सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो देखिए ना, वो इसकी वजह ही है, इस हादसे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये हमारे यहाँ भी जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे का हादसा हुआ था, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसमें तकसीम तो है ना, पोलराइजेशन तो है ना।
वो चाहे वो फिरकों की और वो बुनियाद के ऊपर है, सख्तियां चाहे ईरान में किसी के मौजूद ऊपर हैं। वो भी मौजूद है, अच्छा इसलिए वो अनिक साहब सब मुझे चीज़ें ये देखना जानना है, पड़ेगा। अनिक साहब मुझे अब ये जानना है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और बहुत सारी फाइंडिंग्स उनकी भी होती है, तो कई दफ़ा वो सरफेस हो जाती है। आपकी जैसे बहुत सारी रिपोर्ट जो हैं वो इंडिया में छपती होती थी और वहाँ से हमें पता चलता था। तो इस तरह भी कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, वो भी उस पर या कुछ दिन तक कोई देखिए जी, अभी तक बड़ा चाइना जरीदा की जो है जानिब से एक पिक्चर रिलीज हुई है जो सैटेलाइट से, उसमें उन्होंने उस तस्वीर में है कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें आग लगी हुई है हिट होने से पहले, यानी हिट होने से पहले उसको आग लगी हुई है। तो अभी तक एक यही तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा इंटरनेशनल तो दूसरा कौन है जो ईरान के साथ ताल्लुकात, कौन जाएगा? यानी वेस्ट में से तो कोई जाएगा नहीं, चीनी ही हो सकते हैं बस। शोजब साहब, आपका इस पे क्या टेक है? आप क्या कहते हैं इस पे कि ये कितना टाइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर और कितनी संजीदगी से ये हो पाएगी और इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मैं 1 मिनट में पहले इस सारे वाक़े का पस मंज़र जो दिलचस्प है, जो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगा, वो ये कि आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान तल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं। ईरानी आज़रबाईजान में एक बेचैनी है, वहाँ के मकामी लोग ईरानी हुकूमत को उस तरह पसंद नहीं करते और वो अपने आप को दोबारा से लार्जर आज़रबाईजान में मर्ज करना चाहते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया का तनाज़ा है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े में पाकिस्तान तुर्की के साथ साथ इसराइल आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। आज़रबाईजान सेंट्रल एशियन रियासतों में वो वाहिद रियासत है जिसके इसराइल के साथ ना सिर्फ सिफारती तल्लुकात हैं बल्कि फौजी, स्ट्रेटेजिक, हर तरह से बहुत मजबूत तल्लुकात हैं। ठीक है। और कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम सेहूनी रियासत के गुमाश्तों को आज़रबाईजान की सरहद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ईरानी सदर इमाम अलीयोब से मिलने के लिए आज़रबाईजान की सरहद पर थे, जहां जल्फा नामी गांव में कोई डैम का इफ्तिताह था। उस डैम के इफ्तिताह से वापस आते हुए सरहद से 50-60 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों में ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। तो एक बुरी तारीख है आज़रबाईजान और ईरान के तल्लुकात की, और एक बहुत अच्छी तल्लुकात हैं इसराइल और आज़रबाईजान की। और पिछले 1-1.5 महीने में 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर इसराइली फौजी हमला, फिर 14 अप्रैल को ईरान की तरफ से 300 से ज़ायद ड्रोन, 200 से ज़ायद मिसाइल्स और चंद वो सुपरसोनिक जो जदीद तरीन मिसाइल हैं उनका हमला, और फिर 19 अप्रैल को इसराइल की तरफ से अस्फहान के अड्डे पर हमला। तो एक तारीख हमें पिछले महीने में ईरान और इसराइल के दरमियान टकराव की भी नजर आती। तो इस सारी सूरत हाल से कोई भी आदमी जो चीज़ों को तनकीदी नुक्ता नज़र से देखता है वो ये शक कर सकता है कि बहुत हद तक मुमकिन है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे में इसराइल की साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मौजूद हो। दुनिया में सबसे टॉप का हैकिंग सिस्टम जो है उसका नाम, वो अभी मुझे याद आ जाएगा, थोड़े अरसे तक वो पिछले साल उसकी बड़ी खबर फैली हुई थी कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान के मोबाइल फ़ोन में इजरायली पेगासस हाँ वो मौजूद है और वो लोगों को स्पाई करता है और उनके सिस्टम को हैक करता है। तो 1962 के बनाए हुए हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी को इसराइल के टेक कॉम्पिटेंट लोगों के लिए हैक करना और उसका रुख मोड़ना और उसको ज़मीन से टकरा देना, ये सारी बातें बईद क़यास नहीं है। साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली ऐसी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और ईरान पिछले 40 साल से पाबंदियों का शिकार है, तो ईरान के पास वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें मौसम के खराबी के और इस कदर ख़राब के आप 12 घंटे तक अपने मुल्क में उन तक पहुँचे, तो वो मेरा ख्याल क्या ये मौसम की खराबी ईरान बाकी दो के लिए नहीं थी? सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल थी। यानी कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को इस तरह निशाना बनाएं कि दुनिया में देखने वाले सारे लोग ये कहें, ओह देखो बेचारा पुराने हेलीकॉप्टर पे सवार था, मौसम खराब था और उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इब्राहिम रईसी की मौत ईरान को नुकसान हुआ है वो ये कि अली खामनाई की मुमकिना जानशीन शख्सियत, सुप्रीम कमांडर अभी 88-89 ईयर्स के हो गए हैं, वो अगले 2-4 साल में मंजर आम से हटने वाले हैं। तो जो किसी एक आदमी पर सारी ईरानी मजहबी इलीट मुत्तफिक थी कि जो सुप्रीम कमांडर अली खामनाई को वो क्या कहते हैं उसका जानशीन बन सकते हैं, वो इब्राहिम रईसी थे जो कल वफात पा गए। और अगले मुमकिना सदर
जो कोई हो सकते थे वो हुसैन अमीर अब्दुल्लायान थे, उनके वजीर खारजा, वो भी कल के हादसे में इंतकाल फरमा गए। तो ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कमांडर 2-3 साल से ज़्यादा मंजर आम पर नहीं रहेंगे, और टॉप टियर में जो सेकंड और थर्ड कैंडिडेट थे वो आज और कल हमारे आंखों के सामने दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो इस तरह के अफराद, जिस तरह के अफराद ईरान ने इस हादसे में खोए हैं, वो सालों में पैदा होते हैं और सालों में डेवलप होते हैं। तो एक बहुत बड़ी यही मेरा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अनीक भाई, मैं जानना आपसे वही चाह रहा हूँ कि अब देखें ना, ईरान इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट के बाद बताता है कि नहीं, मौसम की ख़राबी ही थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मुझे में कोई हैरत नहीं होगी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल मौसम की क्यों नहीं हो सकती मौसम की खराबी क्यों हेलीकॉप्टर तबाह नहीं हो सकता? बेशुमार हुए, मैंने आपको हमारे अपने मुल्क में मिसालें आपको दो दे दी हैं, ये ऐन मुमकिन है कि ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ईरानी जो निज़ाम है ना, जिस तरह के ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो या कोई ऐसा यानी कौमी रियासत जिस पर आपने इनकलाब के ज़रिए कब्ज़ा किया हुआ है, यानी एक आइडियोलॉजी को सामने रख के कब्ज़ा किया हुआ है, तो वहाँ फिर ये चीन है मिसाल के तौर पे, वहाँ मुश्किल होता है कि एक आदमी के जाने से कोई बड़ा मरकज़ी फ़र्क आ जाए। पीछे पूरा ढांचा होता है, एक पूरी चेन ऑफ कमांड होती है, एक पूरे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं। तो एक तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। दूसरा ये है कि ईरान ने इसराइल पे जो हमला किया था भाई, वो तो खैर सगाली का हमला था यानी वो एक वीडियो गेम थी, कोई कैजुअलिटी नहीं थी। और उससे पहले ये भी हम जानते हैं कि जो बाइडेन का बयान आ गया था उस अटैक से 12 घंटे पहले बता दिया था उन्होंने, बता दिया था उसने, बता के एतमाद में लेकर। हाँ, तो ये मतलब है कि ईरान की जो मौजूदा ये गिरोह जो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, बुनियादी तौर पे ये उसकी एक शिकस्त, उसके कमज़ोर होने की निशानियाँ हैं। लेकिन वो लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो मतलब है, जिस तरह से थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि वो जहाँ जहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं एंटी वेस्ट इंटरेस्ट को, वो पूरा इलाका ही ज़ाहिर है कि एक उसका बदनसीबी से जंग का, तनाज़ात का शिकार है और मिलिटेंट यानी असले का इस्तेमाल के साथ है। तो उसमें तो फिर ये होता है, ज़ाहिर है। अब इसका नतीजा ये है कि अभी तक उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई। हेलीकॉप्टर जेन्युइनली हादसे का शिकार हो सकता है, मौसम वहाँ वाकई ख़राब था, पहाड़ी सिलसिला वाकई दुश्वार था, लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया में अभी तक इस पर यकीन करने को, यानी ऑफिशियल रिपोर्ट से पहले कोई तैयार नहीं है। ये वो देखिए 2004 में यहाँ ज़ल्ज़ला आया कश्मीर में, तो आपने लोगों को गुफ्तगू करते हुए सुना। मुझे बहुत बाद में यहाँ लाहौर में एक अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी ऑफिशियल ने मुझे याद दिलाया कि आपको 2004 में ज़ल्ज़ला महका जी आया था। तो उसने मुझे याद दिलाया कि आपके यहाँ उस ज़माने में कंस्पिरेसी ये थी, 2005 में आपके यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि अमेरिका ने कोई मौसमों पर काबू पा लिया है और ये ज़मीन प्लेटें हिला दी हैं, जमीन की जो प्लेट्स हैं वो हिल गई हैं। और ये उसने मुझे कहने के बाद, वो खातून थी, कहने लगी कि हमारे यहाँ हॉरिकेन कैटरीना आया है लुइजियाना में, तो वो हमने वो लेजर प्लेट्स अपने ऊपर भी अटैक करवा दिया। तो हम दूसरे की ताकत को बाज़-औक़ात खुद भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट ब्रेक हमने लेना है जी, और इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये ना हो कल कलां को कि रॉयटर्स और बड़े जरीदे कोई और स्टोरी दे रहे हों और वहाँ से फिर पता चले, और ईरान की इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन और डीप रूटेड इन्वेस्टिगेशन, उसमें रशिया पार्टनर हो शायद या तुर्की पार्टनर हो, सारे मिल के भी करें तो फिर भी दी बेस्ट है। लेकिन ये सारी अफवाहों का बाज़ार तभी बंद होगा जब प्रोब होगा और जेन्युइन कॉज का बताया जाएगा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डिस्कशन हम कर रहे थे बेसिकली तो ईरान के ऊपर, और अब मैं जितना मोतबर हमारे साथ पैनल है इनकी एक्सपर्टीज से मैं जानूँगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और हमारे आज भी पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ हद तक इज़्ज़त के ऊपर, अब अनीक भाई के पास तो 30-30 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होंगे एक बंदे पे। देखें मैं अर्ज़ ये करने लगा हूँ, देखें इज्जत का पहला तो पहला वो बिल आएगा ना, पहली कंप्लेंट पहले आप पे, और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ खड़ा होकर कि वो ले गए उठा के, पहले पुलिस उठा के ले गई जी, FIA उठा के ले गई वगैरह वगैरह। तो मुझे अनीक साहब आपसे जानना है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इमाम है जर्नलिस्टों के, इतने बड़े आदमी हैं, तो मुझे ये बताइए, मुझे आज इसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं ऐसी कोई बात। तो सर ये क्या आपके पास फिर 20 या 30 लाख होंगे? देखिए बात यह है कि मेरी गुजारिश इसमें यह है कि कवानीन तो खैर आप जितने मर्जी बना लें, अगर कानून की हुक्मरानी ही नहीं है, अगर एक रूल ऑफ लॉ मौजूद ही नहीं है, तो कवानीन तो पहले से भी मौजूद थे। पहले क्या झूठ बोलने की आज़ादी थी? यानी आज क्या झूठ, मैं यहाँ बैठ के किसी का नाम लेकर उस पर इल्ज़ाम लगा देता हूँ तो कवानीन मौजूद हैं, मुझे उसका जवाबदेह होना है। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि
एक इज्तिमाई तौर पे अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जितना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ पे टीवी चैनल्स पे जितना झूठ बोला गया, अभी ये जो किर्गिस्तान के हवाले सोशल मीडिया पे जितना ये झूठ बोला जाता है, इसको यानी अब आप कहिए कि यानी कि क्या नए कानून की मुझे से पहले भी कानून मौजूद हैं, नए कानून भी ठीक है आप ले आइए, लेकिन अगर हुक्मरानी कायम नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये कहने की किसी की जान, माल और आबरू पर हमला, ये एक ही तस्वुर है ना। आप किसी की आबरू पर हमला करते हैं, एक ही जब आप किसी की आबरू पर हमला करते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इसको सहाफत दुनिया में यानी कैसे कहा जा सकता है? सो बिल्कुल एक इदारा होना चाहिए, जैसे प्रेस कंप्लेंट कमीशन की तरह का कोई नौयत होनी चाहिए, मैं जा सकूं, मेरी दाद रसी। क्या वजह है कि एक आदमी बरतानवी अदालतों में पाकिस्तानी चैनल्स पर चली हुई खबरों को मिसाल बनाकर उन चैनल से माफ़ी मंगवाता है, उनसे पैसे लेता है, जुर्माने हासिल करता है, वो सियासतदान हो, इसहाक डार, या वो एक सिविलियन हो, नासिर भट्ट, अब तो खैर वो सेनेटर बन चुके। उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ये बरतानिया में पाकिस्तानी चैनल्स को जाना, उनका ये क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम उनका है। तो ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उन्हीं ने चलवाया ये, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रिबटल हुआ तो फिर तरदीदें देनी पड़ी। तो नासिर भट्ट साहब का ये भी रिकॉर्ड है जी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जिनकी तरफ देखने से लोग डरते हैं, उसने गर्दन से पकड़ के माफिया में भी मंगवाई हैं, जूते भी मारे हैं, जुर्माने भी लिए हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। सो अब एक नई लेजिस्लेशन आएगी। इज्जत कर रहे हैं सर जी, आप हद की इज्जत कर रहे हैं, ये कह के कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। उस तरह का रूल ऑफ लॉ तो यहाँ नहीं है ना जी। ठीक है सलमान भाई, क्या इस पे आप गाइड करेंगे? ये बिल चलेगा नहीं चलेगा, क्या बनेगा? देखिए, कोई पहली दफ़ा कोशिश नहीं हो रही पाकिस्तान में। हर हुकूमत जो है आज़ादी इज़हार के नाम पर या जो अपने ऊपर तनकीद होती है उसको दबाने के लिए इस तरह के कानून साजी करती है। नाजी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पहले भी कानून मौजूद है, अगर आप उन पर अमल करना चाहें तो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है? अब मसला ये है कि क्या वाकई आप एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, जो बात अभी नाजी ने की है, या इसका मकसद ये है कि जो हमारे खिलाफ कैसे ड्रा होगी? सर ये ड्रा के इज्जत में क्या आ गया, क्या नहीं आ गया? नहीं, बात ये है कि अगर आपने कोई कानून करना है, तो आर्टिकल 19 ही हो गया। मगर अगर आपने कोई कानून बनाना है तो आपने सारे स्टेक होल्डर को बिठाना होगा ना, स्टेक होल्डर की मुशावरत के साथ चलेगा ना। अब स्टेक होल्डर जो है वो आज पंजाब असेंबली में स्पीकर जो है पंजाब असेंबली के, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, इधर कानून पास हो गया, तो क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का? मुझे बताएं। और अब अगर ये फवाद चौधरी साहब जब हमारे वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त भी लाने की कोशिश की गई थी, आपको याद है, पीका कानून के तौर पे, उस वक्त भी ये मसला आया, ठीक है। उस वक्त की कैबिनेट ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, फवाद चौधरी साहब चाहते थे लेकिन कैबिनेट ने इजाज़त नहीं दी, वो पीछे चले गए। तो अभी भी ये होगा कि जो एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, और फिर आप जाके देखिएगा इसमें से कोई सियासी मसलहत निकलनी शुरू हो जाएगी। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि आप लोगों को ना सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे इन सारी चीज़ों के बारे में, बल्कि आपने एक बेलगामी छोड़ी हुई है, और ये बेलगामी एक तरफा नहीं है। अगर किसी को ये एतराज़ है कि जनाब एक फरीक जो है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो दूसरा फरीक भी तो वही कर रहा है, वो दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी प्रोपेगेंडा तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। जब दोनों तरफ से हो रहा है तो फिर उसको आप रूल एंड रेगुलेशन के अंदर लेके आएंगे तो आपको सारे स्टेक होल्डर को बिठाकर बैठ कर तय करना पड़ेगा कि भाई बताइए आप इसके अंदर इंटरनली कैसे चीज़ों को अकाउंटेबल करें, मीडिया कैसे इंटरनल अकाउंटेबल करे उसको, प्रिंट मीडिया कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करेगा, सोशल मीडिया का क्या मैकेनिज्म होगा। यहाँ आप हमेशा डर और खौफ की, अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम चल रहा है ना। हम सोशल मीडिया को एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत ताकत के जरिए दबाना चाहते हैं, वो तो नहीं दबेगा, वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बैठ के जो कुछ कह रहा है आप कैसे पकड़ेंगे उसको। इसलिए ये चीज़ें में देखनी होंगी कि अगर आप चीज़ों को ताकत के अंदाज में डील करना चाहते हैं तो उसका रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन इसलिए आएगा कि यहाँ कौन से इदारे काम कर रहे हैं, किस इदारे को उठाएंगे, कौन कौन सी कानून साजी को उठाएंगे। इतने कवानीन आपने बना दिए हैं पाकिस्तान में, और वो उन कवानीन पर अमल दरामद करना नहीं, फिर एक नया कानून लेके आ जाते हैं। तो पहला सवाल तो ये है जो नाजी ने उठाया कि जो पहले से कानून मौजूद थे वो नाकाम क्यों हुए, क्या आपने इसका तज़किया किया, या आप ये समझते हैं कि नहीं वो कानून इस काबिल नहीं रहे, अब हमें नए कानून की ज़रूरत है। तो फिर नए कानून की ज़रूरत है तो फिर वो कैसे आपने लोगों के अंदर उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया, आपने उठाकर एक कानून साजी बना दी। तो इसलिए मुझे हमेशा से रहता है कि जो हमारे यहाँ इस तरह की कानून साजी का जो अमल होता है उसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स ये है कि हमने इसको बुनियाद बनाकर अपने मुखालफिन को दबाना है। जब आप मुखालफिन को दबानेंगे, अब देखिए मिसाल के तौर पर आज की हुकूमत है, कल ये हुकूमत अपोजिशन में होगी, उस वक्त की जो हुकूमत आएगी वो इनको दबा रही होगी, इन्हीं कवानीन का सहारा बना के ना, जैसे नैब के अंदर हुआ,
एक इसलिए मैं ये कहता हूँ इन चीज़ों के बारे में हमें पॉलिटिकल स्कोरिंग में जाने की बजाय कोई इसका वे आउट तलाश करना चाहिए कि जिसकी मदद से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि विद इन पार्टी पीएमएल के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन हैं और बहुत से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। अनिक साहब, ये चीज़ें जो जिस तरीके से हो रही हैं। अनिक साहब, मुझे ये जानना है कि अभी मरियम बीबी जो हैं वो वज़ीर आला हैं, तो यहाँ पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी हत्या इज़्ज़त के इस नए कानून के तहत, तो वो फिर उनकी सारी क्रेडिबिलिटी और जो किसकी पकड़ दकड़ होगी आप ये भी बता देना। हम सारे उठाए जाएंगे और नहीं, हम क्यों उठाए जाएंगे, उनके मुखालफिन उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए बात सुनिए। नहीं, मुखालफी नहीं है, जर्नलिस्ट। देखिए कोई जर्नलिस्ट हो या ना हो, एक सादा सा फार्मूला है। मैं किसी पर इल्जाम लगाता हूं या आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं तो उसका कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या मुश्किल बात है? तो जो आदमी भी जिसने झूठ बोला है, झूठा इल्जाम लगाया है, मिसाल के तौर पे वो शरीफ फैमिली है। अब अगर मरियम नवाज, मैं तो बिल्कुल इस बात को, यानी मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि अगर वो अपने खानदान को और खुद को ही इंसाफ नहीं दिलवा सकती। मुझे एक बात समझनी, मतलब मुझे एक बात समझनी, आपसे हॉर्सेस माउथ कोई बंदा, बड़ी शख्सियत कान में सरगोशी कर देता है, वो पूरी कहानी आपको समझा देता है, वो 3 महीने बाद पूरी होनी है जी, आपने बता दी। नहीं, वो बताने का तरीका देखें। एक होता है एक्सक्लूसिव खबरें, यार पहले नहीं छपा करती थी, 100 साल से छप रही है। बात यह है कि आप जब नाम लेकर ये इल्जाम लगाते हैं किसी के पे, फलां ने इतने पैसे लिए, फलां ने इतनी रिश्वत ली, फलां ने इस परमिट का ये फायदा उठाया, अब वो तो पोजीशन, अब आप स्पेसिफिक होकर जब बात कर रहे हैं, वो तो और चीज है, वो तो कहानी और तो इल्जाम। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कई दफा मुझे एक एक्सक्लूसिव खबर मिल जाती है, अब उस पर आपकी शहबाज, आप तो दिन रात यही काम करते हो, आपको जब खबरें मिलती हैं, आपको आपकी तरबियत ही है बतौर सहाफी कि आपने मुकम्मल मालूमात को पस मंजर में रख के तज्जिया देना। सारी मालूमात नहीं बताई जा सकती, सोर्स आप नहीं सेक्रीफाइस कर सकते। तो बाज़-औक़ात आपके पास खबर होती है, आप इसलिए नहीं बताते कि आपका सोर्स कब। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, हम तो जर्नलिस्टों पे कतगनी लगाने की कोई बात कर रहे हैं ना, ये जो हमारे पॉलिटिशियन जो है गवर्नमेंट में और अपोजिशन में दोनों एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं और इनकी ज़बान नहीं थकती कि ये चोर है, ये चोर है। कभी ये उनसे पूछा कि भाई आपके पास सबसे पहले तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मरियम नवाज खुद अपने खानदान, कह रहा हूं 2011 से इस खानदान के खिलाफ जितना जो कुछ प्रोपेगेंडा किया गया है, दिस इज द सुनहरी टाइम कि अब ये सामने आके सबसे पहले या तो इंसाफ ले, उन लोगों से कहे कि साबित करो, और अगर ये खामोशी से दरगुजर हो जाता है तो फिर उन इल्जामात को दुनिया सच मानेगी। सर यही शरीफ खानदान कल बेनजीर के बारे में क्या इल्जामात लगाता था, उसका भी कोई सबूत है किसी के पास? ये भी ठीक तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बात ये है कि इसको खत्म करना है ना। अगर खत्म करना है तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, सिंपल सी बात है कि आपने इल्जाम लगाया, एविडेंस लें, एविडेंस नहीं। बात तो आप ये नहीं, बरतानिया में सहाफत नहीं होती है। बात आप बेसिकली जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कानून जो है वो मोम की नाक का मामला। हाँ, ऐसे ही है। यहाँ मोटिव और हैं, मसाइल और हैं जो आप बार बार कह रहे हैं पूरी गुफ्तगू में, रूल ऑफ लॉ। तो ये फिर कैसे चीज़ें तय होंगी कि जब कोई चाह नहीं रहा कि रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर आप कैसे करेंगे? पॉलिटिशियन नहीं चाह रहे, फर्ज करें, अब जर्नलिस्ट जो हैं उसको कैसे फिर लेके चलेंगे, कैसे लीड करेंगे? कोई चाह नहीं रहा रूल ऑफ लॉ को हो इधर पाकिस्तान में, फिर क्या करेंगे आप? अस्करी साहब नहीं आएंगे गुफ्तगू में? अस्करी साहब ईरान के इशू पे आएंगे। अच्छा। देखिए, क्या हो से मुराद ये है कि एक झूठ का जो एक सोशल मीडिया का कंट्रोल का, देखें टेक्नोलॉजी पहले दुनिया में आती है, लॉज बाद में बनते हैं। ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो बाद में आया, इंजन पहले बनाया गाड़ी का। जब गाड़ी आ गई इस रास्तों पे तो फिर कंट्रोल करना है ना आपने। ठीक है, सोशल मीडिया पहले आ गया, रेगुलेट बाद में होता रहा। तो वो रेगुलेशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, लेजिस्लेशन को यानी अपडेट, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, यहाँ भी होगा। लेकिन फार्मूला वही सादा सा है कि मैं किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर इसको आज़ादी सहाफत नहीं कह सकता भाई। मैं यानी आप, और यही बात है, ये तो दुरुस्त बात, बस इतनी, इसको तो कोई और है क्या, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, यही तो गुजारिश है। लेकिन अगर आप ये देखें कि तमाम की तमाम जो इस पे एतराज़ होता है वो या तो शकूक पर होता है कि उनको शक है कि इसका इस्तेमाल गलत होगा क्योंकि माजी गवाही दे रहा है, तो या तो शकूक की बुनियाद पर मुखालफत हो रही है, और ये सब मानते हैं कि झूठा इल्जाम नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज़ादी सहाफत में घुस जाते हैं। तो ये सहाफत का इससे कोई ताल्लुक क्या? सलमान भाई इस पे गाइड कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई कौन चाहता है कि झूठा इल्जाम किसी पे लगे? कोई नहीं चाहता। तो आप आज़ादी इजहार राय की या आज़ादी सहाफत की आड़ ना लें, बेसिकली नाजी साहब ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी सहाफत जिसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो प्रोपेगेंडा वॉर होती है, ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है ना। और जब हम टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सियासतदान करें, चाहे सहाफ़ी करे, चाहे कोई और करे, उलमा कराम भी करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जो लान तान करते रहे, लेकिन किसी ने कोई सबूत दिया ना, कोई एविडेंस हुआ। अब मसला ये है कि जब आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है, मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मेरे खिलाफ अनीक नाजी ने खबर गलत दी है,
10 साल बाद उसका फैसला होता है। तो मैं क्या करूं ऐसे इदारे का और ऐसे कानून का और ऐसी कवानीन क्या, क्योंकि उसमें उन्होंने पॉलिटिकल सही है, सही कह रहे हैं आप। नहीं, यही मसला है, यही मसला सारा का सारा। ताकतवर के खिलाफ नहीं हो, इंस्टेंटली इनको उठा लिया जाएगा, आप परेशान ना नहीं हो। वो आप देखिए, जाएं वो इनके खिलाफ। उठाना, देखिए वो उठाना एक और चीज कोई है। मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कानून की मदद के साथ आगे बढ़ना चाहता है उसमें भी हमारे लिए कोई अच्छी हालात नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, और उसकी बुनियाद पे अगर मैं कोई रिपोर्टिंग करना भी चाहूं और मैं कहूं यार कल मैं फंस ना जाऊं तो मैं उसको रोक लूंगा। तो ये सब चीजें जो है जिस तरह से आप फरमा रहे हैं जेन्युइन जो जर्नलिज्म है, उसमें तो जाहिर है आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें तो जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें तो फिर वो यही तो कमाल है कि आप किस तरह से फिर स्टोरी निकाल के हमारे लाते हैं। सहाफ़ी क्या कहते हैं, हमारे सहाफ़ती तंजीमें कहती हैं जी हमारा मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी कितनी प्रोपेगेंडा होता है। बिल्कुल हमारी सहाफ़ती तंजीमों ने, हमारे मालकान ने कितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इसलिए जब रेटिंग बेस बहुत लंबी है और जब रेटिंग तक चले गई, क्या करेंगे हम सारे उसकी जद में आ गए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सलमान आबिद साहब आपका शुक्रिया, शोजब साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डिस्कशन हमने इंतहाई सेंसिटिव इशू से किया था, लेकिन आ गए हम पाकिस्तान के अंदर, और वो भी पंजाब असम्बली के अंदर, और वो भी हद के इज़्ज़त के दावे के अंदर, और वो भी 30 लाख रुपए आप दें और फिर जो मर्ज़ी कह लें, अदरवाइज़ नहीं कहना। अगर 30 लाख है तो उसे गिन के रख लें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।